आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन में स्वागत है। मैं डॉक्टर रवि सूर्यवंशी इस कार्यक्रम का संयोजक हूं और आप सभी को इस कार्यक्रम को चुनने के लिए बधाई और धन्यवाद। जिस पाठ्यक्रम को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी प्रकृति और उसके उद्देश्यों को समझना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में हम दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसे हम ऑडियो विजुअल मीडियम के नाम से जानते हैं, उसकी विभिन्न लेखन विधाओं को बारीकी से समझेंगे। प्रस्तुत पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया है कि एक छात्र इसको पूरा करने के बाद जनसंचार माध्यमों, विशेषकर दृश्य श्रव्य माध्यमों की सभी विधाओं में पारंगत हो सके। इसको मुख्यतः कुछ प्रमुख भागों में बांटा गया है, जैसे कि भाषा की प्रकृति व उसका प्रस्तुतिकरण, रेडियो विधा के लिए लेखन, टेलीविजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रकारों के लिए लेखन और अंत में सिनेमाई भाषा की समझ और उसके लिए लेखन। अब हम पहले वीडियो व्याख्यान के विषय को समझते हैं। यह एक परिचयात्मक या प्रारंभिक व्याख्यान है। इसमें हम इन सभी विषयों का अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम हम जनसंचार माध्यमों की चर्चा करते हैं। जनसंचार एक व्यापक या बड़ी संकल्पना है, जिसका मूलभूत तत्व है संचार या संप्रेषण। चलिए सबसे पहले संचार को समझते हैं। संचार मानव की उत्पत्ति के प्रारंभ से चली आ रही एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसका समस्त मानव जाति के विकास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मानव उत्पत्ति के समय जब भाषाएं नहीं थीं, तब भी संचार किया जाता था, जिसका स्वरूप मौखिक संचार या विभिन्न संकेतों के माध्यम से रहता था, और इन्हीं संकेत माध्यमों के द्वारा मानव अपनी संचार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा। संचार हर मानव की बुनियादी व स्वाभाविक जरूरत है। इसके जरिए हम अपनी जानकारियों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कालांतर में भाषाएं जुड़ती गईं और संचार विकसित होता रहा। परंतु यहां पर हम जिस संचार की बात कर रहे हैं, वह एक तकनीकी शब्द है। संचार शब्द का अर्थ है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया, या सामान्य शब्दों में समझें तो किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन या टू शेयर, अर्थात सामान्य भागीदारी युक्त सूचना एवं उसका संप्रेषण। रॉबर्ट एंडरसन ने संचार को बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हुए कहा कि वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें अर्थपूर्ण संदेशों का विनिमय होता है। इससे संदेश भेजने वाले और संदेश पाने वाले के बीच एक सामान्य साझेदारी या समझदारी का निर्माण होता है। संचार का स्वरूप हर कालखंड, देश, समाज, समूह या परिस्थिति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसकी महत्ता और इसके विस्तार को नकारा नहीं जा सकता। किसी सूचना या जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान, या यूं कहें कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की तकनीकी प्रक्रिया के कुछ मूलभूत तत्व हैं। इसमें सबसे पहले आता है संप्रेषक या वक्ता। संप्रेषक संचार प्रक्रिया के एक सिरे पर होता है और यही सूचना का स्रोत भी होता है। इसके द्वारा ही संचार की शुरुआत की जाती है। इसके बाद आता है संदेश। संदेश एक जानकारी या सूचना है जो वक्ता किसी को देता है। इसके उपरांत आता है माध्यम या चैनल, अर्थात जिस तकनीक या माध्यम के द्वारा प्रस्तुत सूचना दी जा रही है, उसे ही हम माध्यम कहते हैं। माध्यम की सहायता से ही वक्ता अपने संदेश को किसी व्यक्ति तक पहुंचाता है। माध्यम का अर्थ उस सेतु
या दो बिंदुओं को जोड़ने वाले से है जो संप्रेषक और संदेश ग्रहण करने वाले के बीच के संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। यह वक्ता पर निर्भर करता है कि वह संदेश को प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए किस माध्यम का चुनाव कर रहा है। संचार प्रक्रिया के दूसरे छोर पर होता है श्रोता या संदेश प्राप्तकर्ता, यानी वक्ता जिसे अपना संदेश दे रहा है या वक्ता द्वारा दिया गया संदेश प्राप्त कर रहा है, उसे हम श्रोता कहते हैं। संचार एक अनवरत और गतिशील प्रक्रिया है। इस कारण इसका अगला चरण है प्रतिक्रिया या फीडबैक। जब श्रोता संदेश ग्रहण करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया संदेश के माध्यम से वक्ता तक पहुंचाता है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। इस प्रकार संचार के इस मॉडल में वक्ता और श्रोता दोनों को एक दूसरे की भूमिका निभानी पड़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को संदेश का आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि संचार का प्रमुख साधन संकेत या मौखिक भाषाएं थीं जो कालांतर में लिखित हो गईं। परंतु भाषा भी एक तरह का संकेत ही है। भाषा के माध्यम से जो संकेत कूट, जिसे हम कोड भी कहते हैं, को प्रेषित किया जाता है, उसे संदेश प्राप्तकर्ता उसी के अनुरूप ग्रहण करके समझ ले या डिकोड कर ले, तब यह प्रक्रिया पूर्ण संचार कहलाएगी। आशा है अब आप संचार के बुनियादी तत्वों को समझ चुके हैं। विद्यार्थियों, यदि हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो संचार की विधाएं इतिहास के मूल से निकलती हैं। हमारे गांव में परंपरागत संचार माध्यमों की एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। संचार माध्यम जो पहले 2-3 लोगों तक ही सीमित रहता था, परंपरागत संचार माध्यमों ने इन्हें एक बड़े समूह, जिसे आप एक गांव या गांव का एक जनसमूह की तरह समझ सकते हैं, उन तक पहुंचा दिया। एक वक्ता द्वारा किसी विशेष संदेश को स्थानीय और लोकप्रिय भाषा अथवा बोली में एक बड़े जनसमूह तक पहुंचाने की शक्ति इन परंपरागत माध्यमों में होती है। हम सभी ने अपने बचपन से ही अपने आसपास इस प्रकार के माध्यमों से सूचना पाई होगी। रामलीला या रासलीला, लोकनाट्य कला, तमाशा या नौटंकी, लोकगीत या कथा गायन, कठपुतली जैसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां परंपरागत संचार माध्यमों द्वारा न सिर्फ सूचनाओं का बल्कि मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। कालांतर में मानव विकास के साथ साथ संचार और संचार प्रक्रिया ने भी विकास किया। यदि हम 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों को देखें, जहां पर संचार या संचार माध्यमों को किसी बड़े बदलाव या प्रभावी तत्व की तरह नहीं देखा गया, परंतु आधी सदी के गुजरने के बाद संचार माध्यमों को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वर्तमान समय, जिसे हम सूचना क्रांति के दौर के तरह देखते हैं, जिसके विभिन्न रूपों और निरंतर विकास ने संचार के क्षेत्र में नए नए प्रतिमान स्थापित किए। संचार जो अभी कुछ व्यक्तियों या समूह तक हुआ करता था, उसने तकनीकी के साथ मिलकर एक बहुत बड़े जनसमूह तक अपनी पहुंच बनाई, जिसे हम जनसंचार या मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। संचार की भांति जनसंचार भी एक तकनीकी शब्द है जो 2 शब्दों के योग से बना है, जन और संचार। संचार शब्द के अर्थ को हम पहले ही समझ चुके हैं। जन या मास शब्द लैटिन भाषा के शब्द मिसा से बना है। इस शब्द का प्रयोग कैथोलिक ईसाइयों में रविवार को होने वाली सार्वजनिक प्रार्थना के लिए गिरजाघरों में एकत्रित होने के लिए किया जाता था। आइए अब हम जन शब्द या मास शब्द को समझें। यहां पर जन शब्द को एक तकनीकी शब्द की तरह देखने की आवश्यकता है। जन का अर्थ है लोगों का एक बड़ा समूह या एक बड़ी भीड़,
जिसे आप पूरी तरीके से गिन नहीं सकते, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक बड़ा श्रोता समूह या एक बहुत बड़ा संदेश प्राप्तकर्ता समूह। तो जनसंचार या मास कम्युनिकेशन से अर्थ उन सभी संदेश माध्यमों से है जो एक साथ एक बहुत बड़ी या मिश्रित जनसंख्या या जनसमूह के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो एक संदेश प्रेषणकर्ता किसी जनसंचार माध्यमों के द्वारा एक विशाल जनसमूह तक अपने संदेशों को पहुंचाता है। मित्रों, एक और शब्द आपने सुना होगा या प्रयोग किया होगा, वह है मीडिया। वस्तुतः मीडिया शब्द मीडियम से बना है, जिसका अर्थ है इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, या उसे आप माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह जनसंचार माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र आदि। मैकाले ने सन 1828 में इन माध्यमों व इससे संबंधित मीडिया कर्मी की महत्वता के बारे में लिखा कि संसद की जिस दीर्घा में समाचार पत्रों के प्रतिनिधि बैठते हैं, वही सत्ता का चतुर्थ वर्ग है। और इसके उपरांत एडमंड बर्क ने भी पत्रकार समूह को चतुर्थ वर्ग का दर्जा दिया। और आज हम सभी मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ मानते हैं। जब हम इसे चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, तब मीडिया या जनसंचार माध्यमों पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इन माध्यमों पर बोले गए एक एक शब्द समाज के हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इन संचार माध्यमों के संदेश, उनकी भाषा, उनका प्रस्तुतिकरण समाज के हर एक श्रोतागण को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। उदाहरण की तरह हम देखें तो रेडियो पर प्रसारित हो रहा एक गीत हमें शब्दशः याद हो जाता है, या आपके पसंदीदा फिल्म के कितने ही डायलॉग या संवाद आपके जुबान पर चढ़े होंगे। 1975 में आई शोले के गब्बर सिंह से लेकर बाहुबली फिल्म के कटप्पा तक ना जाने हमें कितने किरदार याद रह गए होंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस प्रकार के व्यापक प्रभाव डालने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ जनसंचार माध्यमों में है। तो विद्यार्थियों, जरा विचार करें कि यदि यह माध्यम इतना अधिक महत्व रखते हैं और इन पर बोली गई बातें या सूचनाएं इतना अधिक प्रभावित करती हैं, तो इन संदेशों को लिखने और तैयार करने में कितनी बारीकी और समझ की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ्यक्रम दृश्य श्रव्य संचार माध्यमों के लेखन पर आधारित है। आइए पहले हम बात करते हैं श्रव्य संचार माध्यम की। श्रव्य माध्यम यानी जिन्हें सिर्फ सुना जा सकता है। इसमें समाचार पत्र या पत्रिकाओं की तरह सूचनाओं को पढ़ा या टेलीविजन स्क्रीन पर देखा नहीं जा सकता। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। यह एक सशक्त जनसंचार माध्यम भी है। रेडियो के आविष्कार के पीछे एक लंबी कहानी है। व्यक्ति द्वारा बोले गए संदेश हों या किसी संगीत, किसी भी आवाज को ध्वनि तरंगों के द्वारा भेजना, इसके द्वारा ही संभव हो पाया। और इसके आविष्कार से ही एक व्यक्ति की आवाज कहीं दूर बैठे दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाई। रेडियो के आने से सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से हुआ। रेडियो द्वारा संचार इतने कम समय में होता है कि जिस समय घटना घटित हो रही है, ठीक उसी समय मीलों दूर बैठे रेडियो के श्रोता अपने रेडियो सेट पर उसे सुन सकते हैं। मित्रों, भारत में 70 से 90 के दशकों में जितना जोश एक क्रिकेट के स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच में रहता था, ठीक उतना ही जोश अपने रेडियो सेट पर उसका सजीव प्रसारण सुन रहे लोगों के मध्य रहता था। रेडियो पर कमेंट्री कर रहे कमेंट्रेटर मैच का आंखों देखा हाल लोगों तक अपनी आवाज के माध्यम से पहुंचाते थे, और रेडियो के संदेशों की तीव्र गति और इसके प्रसारित संदेश लोगों को बहुत पसंद भी आने लगे, क्योंकि इसके पहले
मुद्रित जनसंचार माध्यम तो थे, परंतु जब वे प्रकाशित होते थे तो प्रकाशन केंद्र से दूर दराज में रह रहे पाठक तक पहुंचने में बहुत समय लगता था और उनके प्रकाशन की अवधि भी 24 घंटे की है। यानी आज सुबह हुई किसी घटना की जानकारी पाठक को अगले सुबह प्रकाशित होने वाले पत्र से मिल पाती। मुद्रित माध्यमों की पहुंच सिर्फ साक्षर लोगों तक ही है, जबकि रेडियो की सूचनाओं व कार्यक्रमों को निरक्षर या कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसी कारण रेडियो को आम जन का माध्यम कहा गया और शहरों से अधिक इसे भारत के ग्रामीण अंचलों में खूब सुना जाने लगा। लेकिन इस रेडियो माध्यम की एक सीमा भी है। इसके द्वारा सिर्फ आवाज को ही पहुंचाया जा सकता है व इसके श्रोता को सिर्फ सुनकर ही कही गई जानकारी या सूचनाओं को समझना होता है। इस कारण कार्यक्रम निर्माता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। रेडियो पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सुनकर बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। मित्रों, अब हम रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों व उसके प्रकारों को समझते हैं। आप रेडियो कार्यक्रमों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है समाचार या समाचार आधारित कार्यक्रम और दूसरे हैं गैर समाचार आधारित या आप इसे मनोरंजक कार्यक्रम भी कह सकते हैं। समय के साथ साथ रेडियो के कार्यक्रमों में भी बहुत से बदलाव हुए। आज सूचना परक कार्यक्रमों के साथ साथ मनोरंजक कार्यक्रमों और एफएम रेडियो ने एक बड़े श्रोता वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है। रेडियो पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों को यदि हम रेडियो की कार्यक्रम विधाएं कहें तो और भी अच्छा रहेगा। इन रेडियो विधाओं में सबसे पहले आता है समाचार या समाचार परक कार्यक्रम। इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित हो रहे समाचार बुलेटिन, न्यूज रील और रिपोर्ट को सुनते हैं। अगली विधा में आते हैं वार्ता परक या वार्तालाप परक कार्यक्रम, जिसमें आप विभिन्न मुद्दों पर वार्ता, साक्षात्कार या परिचर्चा सुनते हैं। यह वार्ता या परिचर्चाएं समाचार आधारित तथा मनोरंजन या सामाजिक मुद्दों पर भी हो सकती हैं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि भारत में एफएम स्टेशनों को सिर्फ और सिर्फ संगीत संबंधी कार्यक्रमों को ही प्रसारित करने की अनुमति है। रेडियो में किसी भी विधा के लिए लेखन करते समय हम एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखते हैं कि रेडियो जनमानस का माध्यम है, इसलिए इसकी भाषा भी बेहद सरल और आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जैसी ही होनी चाहिए। कार्यक्रम निर्माता हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे हम सुनकर श्रोता बिल्कुल आसानी से सूचनाओं को समझ सके। विद्यार्थियों, यहां तक बात हुई रेडियो की। आइए अब हम बात करते हैं दृश्य श्रव्य माध्यमों की। दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए न सिर्फ कार्यक्रमों को सुना जा सकता है, बल्कि उनसे संबंधित चित्रों को देखा भी जा सकता है। इस प्रकार के माध्यमों में सबसे पहले आता है टेलीविजन। पिछले कुछ दशकों में विश्व के सभी देशों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रसार तीव्र गति से हुआ और इस विकास यात्रा में टेलीविजन माध्यम का प्रवेश एक मील का पत्थर साबित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेषकर टेलीविजन जैसे सशक्त प्रसारण माध्यम ने इसको एक नया चेहरा दिया। वर्तमान में भारतीय टेलीविजन उद्योग एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी बन गया है। इसके सामाजिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को द्वारा गठित मैकब्राइड कमीशन ने कहा था कि सूचना, मनोरंजन, मार्गदर्शन, सांस्कृतिक प्रोत्साहन, शिक्षण, सामाजिकरण और एकीकरण में टेलीविज़न अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक बेहतर ढंग से कार्य करेगा। यदि आप रेडियो की तुलना टेलीविज़न से करें तो आप टेलीविज़न को ज़्यादा मनोरंजक और आकर्षक पाएंगे, क्योंकि
रेडियो में आप अपने श्रोता से सिर्फ अपनी आवाज के माध्यम से जुड़ रहे होते हैं, जबकि टेलीविजन में प्रस्तुतकर्ता द्वारा कही गई बातों को और प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए दृश्य या विजुअल्स होते हैं। इसी कारण इस पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम ज्यादा रोचक लगते हैं और दर्शकों के मन और मस्तिष्क को प्रभावित भी करते हैं। इसी के साथ साथ टेलीविजन को एक घरेलू या पारिवारिक माध्यम भी कहा जाता है। इसके घरेलू संचार माध्यम होने के का एक कारण भी है कि टेलीविजन मनोरंजक व सूचनाओं को हर घर तक पहुंचाता है। टेलीविजन देखना हर व्यक्ति की दिनचर्या का अंग बन चुका है। जहां मुद्रित माध्यम संदेशों में औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वहीं टेलीविजन सीधे अपने दर्शकों से उन्हीं की भाषा में बात करता है। इससे दर्शकों को टेलीविजन कार्यक्रम व उनके पात्रों से निकटता का अनुभव होता है और व्यक्ति उसे अपने घर के सदस्यों जैसा महसूस करने लगता है। इसी कारण इसे घरेलू माध्यम भी कहा जाता है। टेलीविजन माध्यम का दर्शक वर्ग बहुत बड़ा है। टेलीविजन पर प्रसारित हो रहे कार्टून, पारिवारिक धारावाहिक, ज्ञान आधारित कार्यक्रम, खेलों का प्रसारण, समाचार, संगीत कार्यक्रम, रियलिटी शोज, धार्मिक कार्यक्रम आदि और बहुत से इस प्रकार के कार्यक्रम अपने साथ एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग जोड़ते हैं। इसके दर्शक वर्ग में बच्चे भी हैं और वृद्ध भी, घरेलू महिलाएं भी हैं तो पुरुष भी। इन सभी के बीच टेलीविजन पसंदीदा संचार माध्यम है। यदि टेलीविजन माध्यम की लेखन की बात की जाए तो इसका लेखन रेडियो से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि रेडियो में आपका श्रोता केवल आपको सुन रहा होता है, तो आपको सभी चीजों जैसे विषय, परिस्थिति, वातावरण आदि को बोलकर बताना पड़ता है। जबकि टेलीविजन पर दर्शक बहुत सी जानकारियों को दृश्य द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। भारत में टेलीविजन के विभिन्न चैनलों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, या यूं कहें कि सरकार द्वारा इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहले हैं समाचार चैनल और दूसरे हैं सामान्य मनोरंजक चैनल। इन दोनों ही प्रकार के चैनलों के लिए लेखन की विधाएं थोड़ी अलग अलग होती हैं। हम आगे आने वाले वीडियो व्याख्यानों में इन दोनों ही प्रकार के चैनलों पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों व इसके लेखन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए आज की इस चर्चा में हम सबसे अंत में बात करते हैं सिनेमा की। हम सभी ने अब तक ना जाने कितनी ही फिल्मों को सिनेमा घरों में, अपने टेलीविजन सेट पर या किसी मोबाइल ऐप पर देखा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जो सबसे अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। हिंदी फिल्म उद्योग, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उसके अतिरिक्त बहुत से क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्म उद्योग जैसे तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, पंजाबी आदि जो हर वर्ष हजारों की संख्या में फिल्मों का निर्माण करते हैं। असल में सिनेमा एक काल्पनिक कहानी का नाट्यात्मक प्रस्तुतिकरण है। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को मंच पर हो रहे नाटक में भी देखा गया होगा, लेकिन मंच पर अभिनीत नाट्य प्रस्तुतिकरण सिनेमा से थोड़ा अलग होता है, जिसकी चर्चा हम अन्य व्याख्यान में करेंगे। सिनेमा के संदेशों का निर्माण बाकी किसी भी माध्यम के अपेक्षा ज्यादा जटिल और अधिक लोगों के सहयोग से होता है। वस्तुतः फिल्म निर्माण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्री प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन। किसी फिल्म का लेखन या संदेशों का निर्माण इसके प्री प्रोडक्शन भाग में किया जाता है। फिल्म का लेखन बाकी जनसंचार माध्यमों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें संदेशों का निर्माण बहुत से लोगों के सहयोग से होता है। उदाहरण के तौर पर माने तो हो सकता है
किसी फिल्म का प्रथम विचार निर्देशक के मस्तिष्क में आया हो, लेकिन उसकी पटकथा लेखक द्वारा लिखी गई। संदेशों को लिखने के लिए संवाद लेखक होते हैं। फिल्म के गाने गीतकार द्वारा लिखे जाते हैं और इन गानों को संगीत में पिरोने की जिम्मेदारी होती है संगीतकार पर। यानी सिनेमा का निर्माण एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत से व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यहां पर हम संक्षिप्त रूप में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इसमें हमें जरूरत होती है एक कहानी की। यह कहानी किसी लेखक द्वारा लिखकर निर्देशक को सौंपी जाती है। फिर इस कहानी के आधार पर किरदारों को गढ़ा जाता है। इसके बाद फिल्म का एक ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके बाद आती है दृश्यों को गढ़ने की योजना और फिर आता है संवादों का लेखन। इन सभी विषयों को क्रमवार आगे आने वाले वीडियो चर्चाओं में हम समझेंगे। इस समय कुछ विद्यार्थियों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि जिसे लिखना आता है वो तो कुछ भी लिख सकता है, पर ऐसा नहीं है। हर माध्यम और उसकी विधाओं का लेखन भिन्न भिन्न होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ विशिष्ट नियम भी होते हैं। हम अगले व्याख्यानों में इन सभी सिद्धांतों और नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।